अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, एक तो कल बकरा ईद है और तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर में तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक और इसके साथ ही हज मुबारक। नाज़रीन, ये बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म ने हमें बताया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी थे। उसकी वजह ये थी कि हमारी बहुत सारे मामलात मईशत के IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी परेशानी और बेचैनी भी थी। अगले रोज़ मैं इसहाक डार साहब को सुन रहा था और उनके चेहरे पे भी परेशानी थी, हालांकि उम्मीद वो उस वक्त भी दिला रहे थे। और आपने देखा कि जब बजट पेश किया तो एक फाइनेंस बिल था और उसके बाद जब मंजूर हुआ तो एक मुख्तलिफ फाइनेंस बिल था जिसमें 214 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए थे और वो सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए, और फिर कुछ सब्सिडीज़ के हवाले से भी रिक्वायरमेंट्स थी IMF की और वो भी उसमें एड्रेस की गई हैं। और अभी इतलात ये हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF से मिले थे पेरिस में और वहाँ पे भी उन्होंने यकीनन दरख्वास्त की कि जी अब हम इतना कुछ कर चुके हैं तो अब तो IMF को कम अज़ कम ये कंसिडर करना चाहिए कि वो रिव्यू कंप्लीट करे और फिर आइंदा हम 30 जून के बाद एक नए प्रोग्राम में भी जाने के उम्मीद रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं एक्सटर्नल फाइनेंस के, उनको एड्रेस करने के लिए IMF का प्रोग्राम हमें ज़रूरी होगा। नाज़रीन, दुबई में बड़ी ज़बरदस्त 2 दिन इतलात आती रहीं, बैठक लगी हुई थी। आसिफ जरदारी साहब वहाँ थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ थे, मरियम नवाज साहिबा वहाँ थी। और वैसे तो सारे लोग डिनाई कर रहे हैं कि, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि बड़ी क्रूशल जो है वो मुज़ाकरात हुए उसमें कि असेंबलीज कब डिज़ोल्व होंगी, केयर टेकर सेटअप कब आएगा, कितना अरसा चलेगा, इंतखाबात कब होंगे। सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक लोग कह रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि दैट इज़ वेरी प्रीमेच्योर, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट तब होती है जब आप टिकट्स एलोकेट कर देते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि ये इस पे यहाँ पे इस पार्टी के साथ एडजस्ट किया जाए, इससे टिकट विड्रॉ कर ली जाए, इसको दे दी जाए। और जावेद लतीफ़ साहब ने, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब गए थे और उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लान था, उनके पास ख़ास तौर पर वो चाहते थे कि मीसाक मईशत किया जाए, तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ कर किया जाए। उनके पास प्लान्स भी थे और जिसके वो बता भी चुके हैं कि अगर वो आएंगे तो वो ऐसे प्लान्स हैं कि पाकिस्तान को जो है मौशी बहरान से फौरी निकाल सकेंगे। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, आज हम उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक शख्स के पास है और वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब। और कहा यह जा रहा है कि शायद आइंदा माह मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, ताहयात नाअहली उनकी ख़त्म हो चुकी हुई है। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक टीवी के इस्लामाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम और फजलुर रहमान ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का भी। आजिज़ धामड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन किया टेलीफोन पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में आगे चल के हम कोशिश करेंगे अली गौहर बलोच, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे भी रब्ता करें। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा आजिज़ धामड़ा साहब की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ये हमारे साथ ज़रा मुख्तसर वक्त के लिए हैं। आजिज़ भाई, मुझे ये बताएं, एक तो ये कहा था कि जी बड़ी अहम बैठकें लगी हुई थी दुबई में और बड़े अहम मामला डिस्कस हो रहे थे, और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि जो फ्यूचर में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर टू बी हैं वो भी शायद दुबई गए थे और उनकी भी कोई मुलाकात हुई है। तो इस किस्म की अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुलाकातें तो हुई हैं वहाँ पे। तो क्या आपके पास इतलात क्या हैं? और दूसरा कि आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी इतला ये है कि वापस पहुँच चुके हुए हैं और कल वो शायद नवाबशाह, नोडेरो और गड़ी खुदाबख्श में भी जाएंगे। तो क्या तफसीलात हैं आजिज़ भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने जो अभी इंट्रो दिया कि बैठक हो रही है दुबई में, मैं पहले भी कल भी मैंने मीडिया टॉक की है कि ये एक रूटीन वाइज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से एक दुबई का एक दौरा है, क्योंकि बाज़ों का
हमारी लीडरशिप वहां जाती रहती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। बाकी जाहिर मुल्क जो है वो नई इलेक्शन की जानिब तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 1.5 माह बाकी रहता है असेंबली में। तो सलाह मशवरे आपस में विद इन द पार्टी, ये एक कॉमन एक प्रैक्टिस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो सकती है। अदरवाइज मेरे पास ये इतलात नहीं है कि कोई बैठक हो चुकी है या किसी नतीजे पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब भी हैं, वो दुबई में हैं और बाकी उनकी क़यादत भी दुबई में मौजूद है। तो मेरी तरफ से जो मेरे इतलात हैं मेरी पार्टी की हद तक कि ये रूटीन विजिट है, बाकी PMLN रिस्पॉन्स कर सकती है। लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उन सरबराह के नीचे है। तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब को भी उसमें किसी तरह इन्वॉल्व किया गया बजरिए टेलीफोन या किसी तरह, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कंसिडर की जा रही थी ना आजिज भाई? देखिए सफेद साहब, मेरे ख्याल में कि उस मीटिंग के कोई ऐसे वीडियो जो रिकॉर्ड अभी सामने आया नहीं है कि मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक ये हमारी जानिब से एक रूटीन विजिट है। बाकी जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है कि बिल्कुल वो PDM के सरबराह हैं और PMLN जो है वो PDM की रुकन जमात मौजूद जरूर है, पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। तो ये अब मैं रिस्पांस नहीं कर सकता कि PMLN ने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया है या नहीं किया। और मेरे ख्याल में आगे चल के जब मैच्योरिटी की जानिब बातें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली PDM की जो टीम है उसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे होंगे। जरदारी साहब वापस पहुंच चुके हैं और कल नवाबशाह में अपने हलके में और फिर नोडेरो में होंगे अपने लोगों से। वो कल नवाबशाह में ईद नमाज अदा। सही सही, चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, सर जी क्या इतलात हैं दुबई से? कुछ आप लोगों को भी कुछ इतलात मिली हैं या अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कि क्या हो रहा है दुबई में या क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी इतलात आपको हैं वो तो हम सबको है ना, उसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं है। अलबत्ता सियासी जमातों का अपना एक तरीक़ाकार होता है कि वो कब बात इफ्शा करते हैं और कब तक उसको मुख्फी रखते हैं। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वक्त से पहले बताना वो मुफीद नहीं होता और फिर वो मीडिया के ज़रिए, तो मेरे ख्याल में कुछ इंतज़ार कर दिया जाए। वैसे इन दोनों जमातों का आपस में मिल लेना ये जमहूरियत के लिए नेक शुगून है और आने वाले इंतखाबात पर उसके असर ज़रूर पड़ेंगे। ज़ाहिर कुछ हालात तब्दील हो गए हैं। पहले ये तमाम लोग आपस में सिमती थे ना, इमरान खान के मुकाबले में सारी जमातें एक हो गई थी। तो 9 मई के बाद तो हालात तब्दील हैं। अब ज़ाहिर है इनको जाना है इलेक्शन में, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे बहुत सारी जगहों पर, कहीं एडजस्टमेंट भी होगी, तो उसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक को मुनासिब था। तो इसलिए ये जो मुलाकात है ये उस ज़ाब्ते अखलाक के बारे में होगी। इंशाअल्लाह और अजीज़ कुछ इंतज़ार कर दिया जाए तो इसकी तफसीलात भी आ जाएंगी। सही, मैं क्विकली आजिज धामरा से एक क्वेश्चन और कर लूँ नसीम भाई। आजिज धामरा साहब, ये जो नई पार्टी है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में थे मुफ्ती साहब, इन्होंने तो बहुत कुछ हमें बताया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से और जो KP की जो PTI की सूरत हाल थी और इनके पास लोग इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो सिंध में क्या हवा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कि वो जो 2018 से पहले एक एडवेंचर था, बाद में 9 अप्रैल 2022 को वो मिस एडवेंचर डिक्लेयर हो गया था। तो अब आपको क्या लगता है कि ये फिर वही उसी किस्म का एडवेंचर है? क्योंकि उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज पूरे पाकिस्तान में उड़ रहा था। देखिए नबील साहब, सिंध में बहुत ही एक अच्छा इस्तेहकाम पाया जाता है और वो अभी रिसेंटली आपने देखा कि सिंध में कराची से कश्मीर तक जो लोकल बॉडी की इलेक्शन हुई है उसमें सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपोजिशन के किसी भी अपोजिशन, मतलब यहाँ पर हमारे पास GDA भी मौजूद थी और PTI भी थी, तो उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं जीती और 6 मेयर हैं सिंध में और डिप्टी मेयर 6 के 6 पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। टाउन कमेटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज में कहीं वो नजर नहीं आते। तो सिंध में एक मजबूत इस्तेहकाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद है।
और अल्हम्दुलिल्लाह कि आने वाली जनरल इलेक्शन में भी सिंध जो है अपने इस इस्तेहकाम के थ्रू विन करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। बल्कि हम तो उम्मीद है कि बाकी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ट्रेवल करेगी और केपी में और बलूचिस्तान में भी करेगी। पंजाब में भी, केपी में भी। लेकिन एक क्विकली मुझे बताएं, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल तो सिर्फ वाहिद एक शख्स के पास है और उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो जरदारी साहब तो हमें बता रहे थे कि वो $100 अरब का उनके पास प्लान है, जिस तरह ही वो हुकूमत में आएंगे यूं मतलब कर देंगे। तो वो तो कहते हैं कि जी तो क्या ये दोनों मिलके करेंगे या इलेक्शन के बाद भी इकट्ठे ही मिलकर कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे? देखिए, मियां जावेद लतीफ साहब की आपने बात की तो उनका ताल्लुक ही PMLN से है, तो जाहिर उन्होंने उस सेंस में वो बात की है, तो उससे तो इख्तिलाफ कर नहीं सकते। जाहिर वो उनकी पार्टी के हैं, अपने पार्टी के लीडर के बारे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको याद होगा कि दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर 2018 में जब साबका हुकूमत आई थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस दोनों पार्टी की लीडरशिप ने ये कहा था कि हम COD करने के लिए तैयार हैं आपसे मईशत पे। तो उसका मजाक उड़ाया गया था और आखिरी दिन तक वो इस बात का मजाक उड़ाते रहे। और खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो मुल्क के जेन्युइन इशू हैं, खासतौर पर इकोनॉमी के, कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। सॉरी कि मैं नाम ले रहा हूँ, कासिम के अब्बा कह देता हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि तमाम लीडरशिप को मईशत पे एक COD की जरूरत है और आने वाली हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि वो पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल को जो ट्रैक से हटा दिया गया था साबिक हुकूमत, जो इस PDM हुकूमत से पहले की हुकूमत थी, उन्होंने उसको उस गाड़ी को एक बार फिर ट्रैक पे ले आने के लिए तमाम लीडरशिप बशमूल PMLN से तमाम लीडरशिप जो असेंबली में मौजूद होंगे, जिसका जितना भी मैंडेट होगा, अगर किसी पार्टी के पास 2 सीटें भी होंगी तो मेरे ख्याल में उसको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए होगा और उसको अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, वेरी राइट। बिल्कुल, मुझे ब्रेक का कहा, जब आपसे फिर मैं ब्रेक के बाद कमेंट लूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने 2 सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुन लिया। मुफ्ती साहब का कहना है कि हौसला रखें, सब्र करें, अभी खबरें आना शुरू हुई हैं तो अल्लाह बेहतर करेगा। आजिज़ धामरा साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली और जो स्टेटमेंट है जावेद लतीफ़ साहब की वो भी मैंने आपको सुनवा दी। एक स्टेटमेंट उन्होंने और भी दी है, उन्होंने कहा कि हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर का क्यों नहीं हो सकता? ये माजी से नहीं निकल रहे, 1.25 साल इनको हो गया है और ये मिसाके मईशत की जिस तरह बात करते हैं, PTI को तो ये सियासी जमात मानते नहीं है और वो मैदान से साफ़ भी कर दिया गया है। तो ये सब बैठे हुए आपस में मिसाके मईशत कर लेना। 1.25 साल में तो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया सब ने मिल के, क्योंकि जब PTI की गवर्नमेंट गई थी और इनकी गवर्नमेंट आई थी तो 17,000 अरब के फॉरेन रिज़र्व मौजूद थे, जिसको उन्होंने 3-4 हज़ार अरब पे पहुँचा दिया। बाकी किधर गए? अपोजिशन है नहीं, इनको पूछने वाला कोई है नहीं। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ सारे मसाइल का हल है, वो सही कहते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। अगर वो अपनी सारी दौलत ले आए वापस तो मसाइल का हल निकल आएगा। जो पाकिस्तान से शिफ्ट की बाहर, उसको वापस ले आए तो मसाइल का हल निकल आएगा। इस मुल्क के साथ ये सब मिल के तजुर्बे कर रहे हैं अपने अपने। अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, जमीयत उलमा इस्लाम की बड़ी रिस्पेक्ट है, पर क्या है, मौलाना ने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई, गवर्नर लगवाया, अपने मसाइल हल हो रहे हैं। आवाम तो अभी भी भूखी मर रही है। ये आम बांटने जा रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म। डार साहब के दिल में इतना दर्द है कौम का, वो तो मतलब दिन रात सिर्फ अवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे हुए थे। आपने देखा कि अभी जो मियां नवाज शरीफ कहाँ पे, एमिरेट्स हिल, जो महंगी तरीन दुबई में जगह है, अली डार साहब की जो घर है, वहाँ पे ठहरे हुए, क्या बादशाहों की तरह ठाट बाट है। और पाकिस्तानियों का क्या हाल है कि पाकिस्तानी नौजवान खुले समंदर में सिर्फ रोज़गार तलाश करने के लिए अपने माँ बाप, अपनी धरती को छोड़ के समंदर की अता गहराइयों में उन्होंने जाके अपनी जान दे दी। उसके बाद दूसरी तरफ देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा जो है वो चर्चा किया जाता है कि उनकी खारजा पॉलिसी बहुत कामयाब है। खारजा पॉलिसी उनकी अगर कामयाब है
तो कोलालमपुर एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त सैकड़ों नौजवान जो है जो वीज़े लेके गए हैं उनके साथ कितना ज़िल्लत अमेज़ सलूक हो रहा है। जो ग्रीन पासपोर्ट लेके दुनिया में जाता है उसके साथ क्या सलूक होता है। तो ये बातें करने से क्या होता है। 15 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, कौन सी दूध या शहद की नहरें वहाँ पे बहा दी। अभी इन्होंने इलेक्शन की, मेरे भाई बात कर रहे थे, बड़े मोहतरम है मेरे लिए आजिज़ धामरा साहब, ये इलेक्शन तो मजाक बन गया है। ये कोई इलेक्शन है मुझे बताएं। जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, जहाँ इलेक्शन होना चाहिए था आइन और कानून के मुताबिक, वहाँ तो इलेक्शन करवा नहीं रहे और बस मर्जी का इलेक्शन कराया, बंदे गायब किए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला ज़मीर इस वक्त चल रहा है। ना पाकिस्तान में कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई अपोजिशन है, बस जिसका दिल चल रहा है, जिस तरह मामलात को लेके चल रहा है, अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। आवाम तो मर रही है, आवाम के लिए इन्होंने क्या सहूलत दी है कोई मुझे बता दें। नवाज शरीफ आएंगे जितना अरसा, अच्छा ये दुबई में मीटिंगें हो रही हैं, कभी आपने सुना है कि राहुल गांधी और मोदी साहब जो है वो दुबई में मुज़ाकरात कर रहे हैं? कभी किसी आपने बांग्लादेश में सुना है कि हसीना वाजिद और खालदा ज़िया के मुज़ाकरात लंदन में हो रहा है? ये हमारे मुल्क में अजीब बातें हैं कि लंदन प्लान बन रहे हैं, दुबई प्लान बन रहे हैं। भाई पाकिस्तान में बैठो, जरदारी साहब ने भी तो पाकिस्तान में जेलें काटी थी, सारी मुसीबतें यहाँ उन्होंने बर्दाश्त करी। तो लीडर जो है ना वो लीडर की तरह होना चाहिए। सही, बिल्कुल। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपके जो पार्टी के लीडर हैं उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बाहर कोई एसेट नहीं है, मतलब हमें नहीं मालूम, और मतलब अगर हमें नहीं मालूम तो इसका मतलब नहीं है। तो ये बाकी जो आपके पीडीएम के साथी हैं या पीपल्स पार्टी हैं, इनके तो बाहर बड़े बड़े मेंशंस भी हैं, पैसे बैंकों में, स्विस बैंक्स के भी मामला चलते रहे। तो मामला तो तभी हल हो सकते हैं ना कि अगर आप अपने मुल्क को ओन करें, अपने मुल्क के लिए अपना सब कुछ वापस ले आएं, तो तब तो खिदमत हो सकती है। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मसाइल सिर्फ हल करने का जो जादू की छड़ी वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। देखिए देखें, ये जो सिनारियो अभी बन गया है ना, तो इसमें हर एक आदमी अपनी पार्टी की बात करता है ना। आपने जो कहा कि लोग मुल्क से बाहर ले गए सारा सरमाया, तो इस बुनियाद पर तो इमरान खान ने सियासत शुरू की थी। अब ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कितना सरमाया लेकर आए हैं, आपकी जदोजहद कितनी कामयाब हो गई है, इसका जवाब तो ये देंगे। और जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की, इसका सही जवाब तो कोई मुस्लिम लीग नून वाले दे सकता है। मैं तो उसका इतना तर्जुमा समझाऊँ कि आप जब मईशत की बात करते हो तो आप मईशत की बात 2017 से करो कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, तो हमारी अदालत ने उनको इसलिए कान से पकड़कर बाहर निकाला कि आप अपने बेटे से आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली। ये अदालत का कितना बड़ा मजाक था कि तनख्वाह न लेने पर एक आदमी को नाहिल कर दिया और आज तक उसका गुनाह मालूम नहीं हुआ। ये कहा गया कि गुनाह तो नेब वाले बताएंगे और हम पहले ना, भैया आपको क्या जल्दी थी। जब आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटाया तो उस वक्त आप देखो कि डॉलर कितने का था, रिजर्व कितने थे, महंगाई क्या पोजीशन थी। उसके बाद तो साजिश भी ना, वो साजिश के 2 किरदार पकड़े गए हैं। अब वो साजिश करने वालों से पूछा जाए कि आपने ये साजिश क्यों की और मुल्क पर एक ऐसे लोग क्यों मुसल्लत किए जो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे, और क्यों आपने महंगाई मुसल्लत कर दी। मुफ्ती साहब बिल्कुल सही फरमाया। मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। तमाम मसाइल का हल मियाँ नवाज शरीफ के पास है, तो इसकी एक बात ये तो मानी जा सकती है कि अवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं और उनकी गर्दन या बाजू मरोड़ कर उनसे हुकूमत ले ली गई और गलत आदमी को बिठाया गया। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब तो शहबाज शरीफ साहब क्या अच्छे वजीर आजम साबित नहीं हुए? शहबाज शरीफ साहब नहीं मामला बेहतर कर सकते थे या वो बेहतर नहीं कर सकेंगे? देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 2017 में बिल्कुल आपने बजा फरमाया मुफ्ती साहब। गुनाह क्या था, वो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहा था। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी आदमी आया, वो मुल्क को तबाह कर गया। मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। नहीं, मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। मुफ्ती साहब बहैसियत पाकिस्तानी मेरा सवाल यह है कि क्या आप ये सवाल कर सकते हैं कि साहब
आपकी इतनी बाहर जायदादें हैं, आप जरा वो वापस तो ले आएं, इतनी बाहर सरमायाकारी है वो वापस ले आएं। इसहाक डार साहब के साहबजादों की अरबों रुपए की जायदादें हैं, उनको कहें भाई अपने मुल्क में ले आएं, सरमायाकारी करें, अपना पैसा अपने मुल्क में लगा लें, तो क्या मुसीबत है। आप इक़्तिदार में होते हैं तो मुल्क में, इक़्तिदार में नहीं है तो आप मुल्क से बाहर। तो ये कम से कम सवाल है, बहैसियत पाकिस्तानी तो आपको पूछ लेना चाहिए ना। चलें हट जाएं, मतलब छोड़ देते हैं JUI फेक के से ताल्लुक को आपको ना। ज़मीर हैदर साहब जज्बाती नो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका दिल दुखता है इस मईशत के लिए, मैं समझता हूँ। मैं अर्ज़ ये करता हूँ ना कि ये इससे इत्तेफाक है कि जरदारी साहब भी अपना सरमाया मुल्क में ले आएँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सरमाया ले आएँ, और इससे भी आप इत्तेफाक करें कि परवेज कियानी साहब भी अपना सरमाया ले आएँ। तमाम लोग, ताकतवर लोग अपने सरमाया ले आएँ, इससे तो इत्तेफाक है। लेकिन आप एक साजिश को क्यों छुपाते हो कि एक मुल्क तरक्की कर रहा था, यहाँ इंडिया का वज़ीर आज़म आकर मीनार पाकिस्तान पर हमारे मईशत को सलाम कर रहा था, फिर क्या बात हुई कि ज़बरदस्ती लोगों को तब्दील कर दिया गया और ठप्पों की बुनियाद पर लोगों को मुसल्लत किया गया। चलें, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल मुफ्ती साहब सही फरमाया, मुफ्ती साहब आपने सही फरमाया। लेकिन 2013 से 2018 तक PMLN की हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया था। ये एक चीज जो है वो सामने है, हमारे सामने, और वो जहन में रहनी चाहिए। आजिज धामरा साहब, यकीनन मसाइल बहुत ज्यादा हैं और मैं मानता हूं, चले मैं सारा ब्लेम जो है पिछली हुकूमत पर डाल देता हूं, लेकिन 14 महीने क्या कोई कम थे जिसमें आप चीजें बेहतर कर सकते थे। इसहाक डार साहब ने जो मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर लंदन से बैठकर क्रिटिसाइज करना शुरू किया, आपके पास ये वजारत नहीं थी, आप लोग शायद ये बर्डन भी नहीं लेकर जाएंगे आइंदा इंतखाबात में और कह देंगे बड़ी आसानी से कि भाई इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वजारत खजाना और जो भी मईशत से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री थी जिसने प्लानिंग कमीशन, वो PMLN के पास थी। तो आप बड़े हल्के कंधों के साथ इलेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जो आवाम का हल हुआ है उस पर कुछ थोड़ा सा कोई आपको फील होता है कि यार कुछ बेहतरी हो सकती थी जो नहीं की गई? आजिज भाई चलें, अब मेरे ख्याल में आजिज धामरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो यही सवाल हम दोबारा अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि क्या क्या हुआ पिछले 14 महीने में, क्योंकि आज जब हम बाज़ारों में देखते हैं तो लोगों के चेहरे बहुत ही मुरझाए हुए हैं। लोग कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीद पा रहे जो पिछले साल शायद खरीद भी सकता था। इस साल वो सफ़ेद पोश वो जानवर भी नहीं खरीद पा रहा। कुव्वत खरीद कम हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो ये मसाइल तो हैं, इन पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, हम जो भी सियासी जमात ख़ासतौर पे जिनके लीडरान दुबई में थे, उनसे हम यही पूछ रहे हैं कि कोई इतला, कोई ख़बर, क्या फ़ैसला हुआ, असम्बलियाँ अपने वक्त पर तहलील हो जाएंगी, इंतखाबात अपने आइनी मुद्दत के अंदर होंगे, केयर टेकर सेटअप पे मुशावरत हुई, आपके ही शहर के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राजा रियाज, उनके साथ मैंडेटरी है मुशावरत करना, क्या उनको ऑन बोर्ड ले लिया जा रहा है? वैसे तो वो बराए नाम के ही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो क्या हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल हमारी पार्टी की लीडरशिप का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है और हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगस्त में जो है वो असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, उसके बाद जो भी आईनी मुद्दत है उस पर इलेक्शन होंगे। बाकी जाहिर है कि लीडरशिप जो दुबई में है, जाहिर है कि ये मुल्की मामलात पर भी मुशावरत होगी और उस पर भी बात होगी यकीनी तौर पर। और उसके बाद जहाँ तक राजा रियाज साहब की आपने बात की है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑपोजिशन लीडर का मैंडेट है, वो यकीनन जो वो जब वक्त करीब होगा तो वो मुशावरत के साथ निगरान हुकूमत जो है वो कायम करेंगे, जो भी उसके कानूनी और आईनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। मेरा ख्याल है वक्त पर इलेक्शन होने में कोई अभाम वाली बात नहीं है और जो भी कानून और आइन में मुकर्रर है उसी पर इलेक्शन हो। सही।
तो क्योंकि आप लोगों के सरबराह तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं ना पीडीएम के, उनके साथ भी मुशावरत हुई है इस सिलसिले में? देखिए, बात यह है कि जितनी भी पीडीएम की क़यादत है या हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, उनका आपस में लीडरशिप का राब्ता है और यकीनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी जाहिर है कि मुशावरत की जाएगी और मुशावरत की जा रही होगी, ये यकीनी बात है। और वो पीडीएम के सरबराह भी हैं, लिहाजा उनसे मुशावरत ना करने वाली तो बात जो है ये बिल्कुल कतई तौर पर ठीक नहीं है। सही। अली गौर बलोच साहब, देखें जो एक सिलसिला था जिसमें के मुल्क में इंतशार फैलाया गया, जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हुए, जिस तरह से मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाई गई, असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया, वो तमाम इक़दाम जो थे वो बदनीति पर मबनी थे। उनका मकसद तो मुल्क में जमहूरियत या आइन की बालादस्ती नहीं थी। सही। उन तमाम चीजों का मकसद मुल्क में एक सियासी इंतशार फैलाना था। और आपने देख लिया कि फिर उसका नतीजा 9 मई के वाक़यात पर आकर बिल्कुल वो सबके सामने है। और उसी हवाले से जावेद लतीफ साहब ने कहा कि अगर हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का क्यों नहीं हो सकता? ये किन की बात कर रहे हैं जावेद लतीफ साहब? जी, बड़ा अहम आपने सवाल किया है और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखें, बात ये है कि जो जावेद लतीफ साहब ने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है और मैं समझता हूँ कि जावेद लतीफ साहब की बात की तायीद कल जो ISPR की तरफ से जो मतलब है कि एक प्रेस टॉक की गई या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो उसमें भी उस बात की तायीद की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि हर वो अंसर जो किसी न किसी तरह से बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता इन वाक़यात में मुलव्वस है, चाहे वो सर्विंग फौजी हैं, चाहे वो रिटायर्ड फौजी हैं, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हों, चाहे वो सियासतदान हों, इस चीज से बालायत रखते या सिविल सोसाइटी के लोग, सही, चल, जो लोग इसके सहूलतकार थे, जो लोग ये करने वाले थे, जो लोग मास्टरमाइंड थे, अक्रॉस द बोर्ड जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है और होनी चाहिए भी और करनी भी चाहिए। सही, मैं बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की तारीफ करता हूँ जावेद लतीफ साहब। बिल्कुल मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने सुन लिया पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ सुना, अब आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ सुन लिया है। अब क्लैरिटी नहीं आ रही है, मतलब कि वाकई ये बस एक मुलाकातें थीं, रूटीन की मुलाकातें थीं, इसमें कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं हुए होंगे, कोई आइंदा का लाहे अमल नहीं डिस्कस हुआ होगा, बस खाया पिया बैठे गपशप मारी और आ गए कि चलो वो लंदन से ज़रा करीब आए हुए थे तो जरदारी साहब ने कहा कि मिल के वापस बात ये है कि पहले जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के फैसले जो है बाहर बैठ के हो रहे हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये सारे सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, ये बड़े खुश हो रहे हैं ना कि अपोजिशन के साथ जो भी सलूक हो रहा है, इनके तो अपने बस में कुछ नहीं है, ये कौन से फैसले कर सकते हैं? फैसले कहीं और होते हैं और फैसले उन्होंने ही करना है। ये आपस में मिल लें, दुबई में, लंदन में निगरान गवर्नमेंट आएगी, जहाँ से फैसले होने वहीं से होंगे, फैसले वहीं से आएंगे। आपको पता ही है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं। बात ज़मीर लग रहा है कि आप इशारतन कह रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी, देखिए वो भी तो एक, अभी ये लोग कह रहे हैं कि 2018 में एक मैंडेट उठा के एक शख्स को दे दिया, पैराशूटर को दे दिया, पैराशूटर को। तो ये जो है ये वही पैराशूटर है ना जिनको कल आप ATM बोलते थे दाएं और बाएं, उनको मिला के तो आपने ये इस्तेहकाम पार्टी बना दी। आप मुत्तहिदा की जब कराची में बात करते थे कि मुत्तहिदा के कायद ने फलां तकरीर की, पाकिस्तान दुश्मन है, और पाकिस्तान में उन्होंने ये कार्रवाइयाँ करवाई, जिनके ज़रिए वो कार्रवाइयाँ कराते थे उनको एक नई जमात बना दी आपने, उनको माफ़ी दे दी। और अभी भी यही हो रहा है कि अगर कोई साजिश हुई है, ज़मान पार्क में तैयार हुई है, तो उसको जो करवाने वाले थे पहले आपने गिरफ्तार किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, फिर उनको आपने क्लीन चिट दे दी। तो बेचारे कारकुन इस वक्त जो है वो जेलों में पड़े हुए। इंसाफ होना चाहिए और वो इंसाफ होना चाहिए। जो 9 मई के शरपसंद हैं उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए, होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन बात ज़मीर इस वक्त ये है कि मईशत को किस तरह कंट्रोल किया जाए, जो गरीब आवाम पिस रही है उनका क्या किया जाए, उनको 2 वक्त की रोटी किस तरह दी जाए। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे जिस तरह DG ISPR, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने सहाफ़ियों पे बात डाली कि आप लोग ये जो नौजवानों में हिजान अंगेज़ी है इसका कुछ करें, इसको किसी तरह ख़त्म करें। लेकिन जो बच्चे 90s में पैदा हुए उनको 99 से बताना शुरू किया कि नवाज शरीफ हाईजैकर है, नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी साहब करप्ट है, फ़लाँ करप्ट है,
और पूरी ये वो 24-25 बिल्ड हुआ सारा सिनेरियो और उन्होंने अपना ज़हन बना लिया, उसको आप किस तरह अच्छा उनके सामने आपने दूसरे पीटीआई चेयरमैन को एक मसीहा बना के पेश किया और आप एकदम से कहते हैं कि नहीं ये मसीहा नहीं है, ये गद्दार है और ये सारे बड़े ईमानदार हैं। इस कंफ्यूजन को किस तरह दूर किया जाए? ये कंफ्यूजन तो है मुफ्ती साहब, कंफ्यूजन भी है, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या मसाइल जो हैं वो प्रायोरिटी हैं हमारे हुक्मरानों के? क्योंकि अभी तक देखा डार साहब आए और वहां से उन्होंने कहा था कि मैं उड़ा हूं तो डॉलर के जो है टांगे कांपेंगी, लेकिन डॉलर की टांगे नहीं कांपी और डॉलर माशाल्लाह और बढ़ता गया। और उसके बाद फिर कह रहे थे आईएमएफ के साथ चुटकी बजाते ही मैं 25 साल का मेरा तजर्बा है, वो भी नहीं हुआ। अभी तक जो है इंतजार है, प्राइम मिनिस्टर ने खबर दी है कि अगले 24 से 48 घंटे में मामला बेहतर हो जाएंगे आईएमएफ से, लेकिन लगता यह है कि प्रायोरिटीज कुछ और हैं कि कुर्सी चाहिए, इक्तदार चाहिए। अगर इक्तदार है तो ठीक है, मैं पाकिस्तान में हूं, वरना प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, मैं लंदन में जाके बैठ जाऊंगा। तो ये इस किस्म की सियासत को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मुफ्ती साहब, मैं तो सवाल नहीं सुन सका, अगर आप सवाल दोबारा दोहरा दें तो मेहरबानी होगी। मुफ्ती साहब, सियासत अभी तक जो हो रही है वो अवाम के लिए नहीं हो रही, वो अपनी कुर्सी के लिए हो रही है, इक्तदार के लिए हो रही है कि जी अगर इक्तदार में हूं तो मैं पाकिस्तान में हूं, अगर इक्तदार में नहीं हूं तो फिर मैं लंदन में हूं या मैं मुल्क से बाहर हूं। मतलब मैं एक ही लीडर की बात करता हूं जिनकी आपने अभी पिछले मेरे सवाल में बड़ा उन्होंने आपने कहा कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, तो मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि क्या ये डील्स कब तक होती रहेंगी? अवाम कब इसमें मतलब कब सोचेंगे हुक्मरान? देखें, आप सवाल में आधा सच मौजूद है ना, मेरा जवाब इसके अंदर आप शामिल करें, ये पूरा सच हो जाएगा। यहाँ लोग मुल्क से बाहर भी न रहें और यहाँ सियासतदानों के खिलाफ साजिशें भी न हों। जब ये आप दोनों को मिलाएंगे और सवाल करेंगे तो वो सवाल काफ़ी ठीक होगा। अदलियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, पूछ के फैसले नहीं करने चाहिए। सियासतदानों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए और साजिशियों का साजिश ख़त्म होनी चाहिए। जब इन तीन अलग अलग कार्नर पर आप सोचेंगे तो तब बेहतरी होगी। अब हम किसी एक आदमी को ईमानदाराना राय ये है कि हम उसको जिम्मेदार नहीं बना सकते कि सिर्फ सियासतदान है। यहाँ तो सियासतदानों के खिलाफ साजिश भी होती है, उनको तो कत्ल भी किया जाता है, उनको बाहर भी निकाला जाता है। तो सियासत को भी मुकम्मल मौका तो नहीं मिला, जमहूरियत को भी नहीं मिला। पीछे एक साजिशी अनासर होते हैं, वो अपने फैसले आवाम में मुसल्लत करते हैं। ये सियासतदान मुल्क का सोचें, दिफा वाले दिफा का सोचें और अदालत वाले अदलिया का सोचें। एक दूसरे के काम में मुदाखलत न करें, साजिशें न हो और आवाम के लिए सोचा जाए हमारे लिए क्या बेहतर है, ये सोचा जाए तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ठीक डगर पर चला जाए। सही। अली गौहर बलोच साहब, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अच्छी खबर आने वाली है, आईएमएफ के साथ मामला तय हो जाएंगे 24 से 48 घंटे में, अल्लाह करे हो जाएं। अब आपको क्या लगता है कि अब मईशत बेहतर हो जाएगी? आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आईनी तरीक़ाकार के तहत असेंबली मुद्दत पूरी करे और आईनी तरीक़ाकार के तहत इंतखाबात भी हो जाएं, तो हो जाएंगे इस साल इंतखाबात? क्या आप लोग मईशत को इतना संभाला दे लेंगे कि आप अवाम के सामने जा सकें? देखिए, बात यह है कि आपके प्रोग्राम का टाइम क्योंकि बहुत कम है, लेकिन मैं आपकी साथत से ये जरूर बात करूंगा कि इस कलील मुद्दत के अंदर जबकि पाकिस्तान की मईशत की एक तजर्बे के जरिए एक मुसल्लत करके तबाही की गई थी, इसके बावजूद हमने पाकिस्तान के एक साल के अंदर अरबों डॉलर के कर्जे उतारे भी हैं। ये भी एक मुसलमान हकीकत है। और ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, होने जा रहा है, उनके अज़ाइम मिट्टी में मिल गए। और रशिया के पेट्रोल की बातें होती थी, आपने देखा कि रशिया का दूसरा वेसल भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। साथ ही साथ आपने ये देखा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए अरबों रुपए के पैकेज दिए गए हैं और जो सस्ती LNG है उसके मुआहदे भी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कलील मुद्दत में और भी बेशुमार इस किस्म की चीजें हुई हैं। हाँ, हमें IMF से कर्जा मिलने पर भी तो बहुत खुशी नहीं मनानी चाहिए या ना मिलने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। सही। अल्लाह करेगा कि एक टाइम आएगा अगर पाकिस्तान को स्मूथ तरीके के साथ सियासी इंतजार दिलाया गया, गौर साहब 10 सेकेंड को भी खुदा हाफिज कह देंगे। आवाम में जाने के लिए तैयार हैं? जी, अभी आज भी जाने के लिए।
आज भी जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, नसीम सिद्दीकी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।